जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो एग्ज़ाम होने वाला है छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा, उसी का प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा आज का पहला क्लास है दोस्तों हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों हिंदी से आपके 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं का प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण, ध्वनियाँ, इनके वर्गीकरण और इनको पहचानने का तरीका, इन सब के प्रकारों के बारे में समझेंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका दोस्तों 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है हूबहू सेम टू सेम आने के चांसेस हैं, तो 100% है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अन्य पार्ट लगातार आपको मिलने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो अन्य हिंदी के अलावा दोस्तों आपका ये रीजनिंग है, मैथ्स है, उनका प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने तैयार करके रखा है, वहाँ पास आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिए, वहाँ पास भी मैंने अपलोड करके रखा है। साथ ही साथ दोस्तों जितना सिलेबस है और आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा सब नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनियाँ। तो इससे रिलेटेड हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण जो है दोस्तों सबसे वह बेसिक पॉइंट, मतलब सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है जिससे हमें ध्वनि की उस जो है सुनवाई देता है। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वे क्या कहलाते हैं, हमारे लिए वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपने जो वर्णमाला देखा होगा आ से लेकर के ज्ञ तक, वही सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो एक वो एक श्रृंखला के रूप में रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोतियों का एक माला होता है, उसमें सूक्ष्मतम इकाई जो है मोती होता है, और जब मोतियों को जोड़ करके तैयार किया जाता है तो एक माला तैयार होता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है छोटे छोटे वर्ण मिल करके, एक एक वर्ण मिल करके एक माला का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, जो एक व्यवस्थित क्रम में हम समूह का निर्माण करते हैं। वर्ण जो है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। यहीं से दोस्तों छोटे छोटे MCQ इसमें से आप बस से बन सकता है, व्यापम पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हो। आप जितना क्वेश्चन आप अपने दिमाग से बना सकते हो ना, उतना ज़्यादा जो है दोस्तों उसी तरीके का प्रश्न व्यापम ही पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कि वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों आपको ऑप्शन देगा 2, 4, 6। ठीक है, तो आप इसमें आपको पता है तो आसानी से टिक लगा दोगे। इसकी वर्ण में है 2 प्रकार के जो है वर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन सा वर्ण पाया जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि किन इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वर्ण के प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा दोस्तों स्वर, व्यंजन या फिर और कुछ कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी वर्ण में आपको 2 जो वर्ण मिला है, पहला स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो इनमें कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन हैं, तो इनके सबके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वर है दोस्तों कौन कौन सा है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और साथ ही साथ आहा, ये सब मिल करके दोस्तों क्या बनता है, स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, ऑप्शन देगा आपको 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको किस में टिक लगाना है, 11 में टिक लगाना है, क्योंकि स्वर जो है 11 गिने जाते हैं। ठीक है, और आहा को नहीं गिना जाता, आप इसको ध्यान रखिए। एक ये अयोग वाहक के रूप में गिना जाता है और आहा। ठीक है, इसको और दूसरे दूसरे नामों से भी जानते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न तरीके से। तो इनमें से प्रश्न बनता है, आप अच्छे से केयरफुली वीडियोस को देखते रहिए, और हो सके तो आप कॉपी पेन उठा करके नोट्स लेते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा, अच्छे जो है इसमें इस वीडियो में प्यार दिखाओगे तो बहुत ही जल्द इसका PDF में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो अगर इसमें पूछे दोस्तों जो कुल स्वरों की संख्या है पूछे, तब दोस्तों आपको क्या बताना है, 13 बताना है। अन्यथा सिर्फ स्वर की बात करें तो आपको किस में टिक लगाना है, 11 में टिक लगाना है। ठीक है, अब इसमें और आहा जो है अयोग वाहक कहलाते हैं। दोनों के दोनों जब संयुक्त रूप से अयोग वाहक स्वर कहलाते हैं।
ठीक है। प्रश्न ये पूछता है कि अयोग वाहक स्वर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इनमें जो है दोस्तों जोड़ी बना करके दे देगा, अम आहा, उ ए ओ आओ। तो किस में टिक लगाना है आपको, अम और आहा में। ठीक है, और साथ ही साथ सिंगल सिंगल से भी इसको पूछ लेता है, जैसे अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो अम होता है, अम, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और विसर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आहा, आहा को ही क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अनुस्वार अयोग क्या है, दोनों के दोनों अयोग कहलाते हैं, लेकिन अनुस्वार में अम कहलाता है और जो है दोस्तों विसर्ग में जो आहा होता है उसको कहते हैं। तो विसर्ग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब अयोग वाहक दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अयोग वाहक होता क्या है। तो अम और आहा को अयोग वाहक कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर की श्रेणी से अलग रखा गया है। क्योंकि 11 स्वर होते हैं, ना तो इसमें पूर्ण तरह से स्वर है और ना तो पूर्ण तरह से व्यंजन है, इस वजह से इसको नहीं गिना जाता है। ये स्वर एवं व्यंजन दोनों के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। जैसे अम में और आहा दोनों के दोनों क्या है, स्वर द्वार हैं, जैसे कम, कहा व्यंजन द्वार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास जो है अयोग वाहक का आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, और इसको उच्चारण करने के लिए दोस्तों ना तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा ना तो हमें किसी वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी व्यंजक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, अपवाद के तौर पर हम लोग री और री का लगातार उच्चारण करने पर ई स्वर जो है आता है, तो री को जो है अपवाद के रूप में गिनते हैं, आपको तो पता ही होगा। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे हो गया आ, ठीक है, जैसे आ, तो हो गया, क्या हो गया, अंत तक जो है आ ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ई बोलूँगा तो लास्ट तक हमें ई ही सुनाई देगा, कोई भी व्यंजन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे ऊ बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊ सुनाई देगा। ठीक है, तो आप समझ गए, जिसमें ना तो हमें किसी व्यंजन की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए स्वर कहलाता है। ठीक है, अब स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग दोस्तों इसमें स्वर हैं। हो सके तो आप कॉपी पेन में नोट करते जाइए, ज़्यादा जरूरी है। कॉपी पेन से ज़्यादा आप अपने ब्रेन में जो है उसको स्टोर करके रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है कि ये उच्चारण किस तरीके से होते हैं और ये उच्चारण के किस तरीके से। ठीक है, देखिए, स्वरों के उच्चारण में सामान्यतः कंठ मतलब जो हमारा गला होता है वो, तालु मतलब जीभ का प्रयोग होता है, साथ ही साथ जीभ, होष्ठ, दंत आदि का जिसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ कंठ का और तालु का इसमें प्रयोग होता है, जीभ, होठ, दंत आदि का नहीं होता है। अतः उच्चारण के आधार पर इसे दो प्रकार से बांटा गया है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 5। ठीक है, तो दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा है आपका, मूल स्वर, ठीक है, जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों दीर्घ स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर मतलब जिसको छोटा स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा ई बड़ा ई बोलते हैं ना, तो उसमें जो छोटा छोटा वाला जो होता है वो मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पास अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कंठ और तालु का ही प्रयोग होता है स्वर में, और जीभ, होष्ठ, दंत आदि का प्रयोग होता है व्यंजन में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मूल स्वर की, जिसे ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी छोटे हैं, मतलब उच्चारण में दोस्तों कम समय लगता है, उसे ही छोटा, जैसे आ, छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी के सभी मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मूल स्वर मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, उसे क्या कहलाता है दोस्तों, वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, छोटा ए में क्या होता है, उच्चारण भी काफ़ी समय लगता है, और साथ ही साथ बड़ा ए और बड़ा ओ और छोटा ओ, ठीक है, और बड़ा ओ, ये जो है इसमें आ जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें आने का रीज़न भी क्या है आपको पता होना चाहिए। इसमें नोट दिया हुआ है, ए ओ औ संयुक्त व संध्य स्वर कहलाते हैं। तो आप इसको एक फैक्ट और याद रखिए कि ए ओ औ ये दोनों के दोनों संयुक्त या संध्य स्वर कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्वर के तो प्रकार हैं ही, लेकिन संयुक्त स्वर एवं संध्या स्वर भी कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं, तो भाई इनकी भी अलग अलग जो है इनके रीजंस बताए हैं, तो हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि ये दोनों दो स्वर हैं दोस्तों, भिन्न स्वरों के संयोग से बनते हैं, इसलिए ये जो है संयुक्त या संध्या स्वर कहलाते हैं। अब अलग अलग किस तरीके से बन रहा है, जैसे स्वर दो भिन्न स्वरों का संयोग से बनता है, जैसे आ प्लस ई मिलकर के क्या बना है, ए बना है। ठीक है, अ प्लस बड़ा ई मिलकर के भी ए बना है, और आ प्लस मतलब बड़ा जो आ है और छोटा ई मिल करके भी ए बनता है, और बड़ा आ और बड़ा ई मिल करके भी ए ही बनता है। ठीक है, उसी तरीके से आ धन ए मिल करके छोटा मतलब बड़ा ए बनता है, और आ धन बड़ा ए मिल करके भी बड़ा ए ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पास। और ओ की बात करें तो आ धन ऊ बराबर छोटा ऊ बराबर क्या होता है, ओ बना है। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हो यही क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त या संध्या स्वर के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही साथ ये किसकी श्रेणी में आता है, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसकी श्रेणी में आता है, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसको भी याद रखिए दोस्तों, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात करा था स्वरों के प्रकार जो है उसके उच्चारण के आधार पर। ठीक है, दीर्घ और जो है आपका ह्रस्व। तो अब बात कर लेते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, हम जीभ का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं उस आधार पर हम स्वरों को बांटेंगे। ठीक है, तो जीभ मतलब स्वरों के उच्चारण में जीभ के कार्य की स्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर या फिर पश्च स्वर। ठीक है, 3 इसमें भाग हैं। ठीक है, अग्र मध्य पश्च। तो अग्र में कौन आएगा, तो जीवा के जो आगे भाग में से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे, जैसे ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। ठीक है, तो क्या इसको आप उच्चारण करके देखिए, जो छोटा ई है उसके बाद बड़ा ई है, उसके बाद छोटा ए है और ए है, तो इन सब के उच्चारण में कौन सा जीभ प्रयोग हो रहा है, जो जीभ का जो सामने वाला हिस्सा है वो क्या हो रहा है, अधिक हिलता है। ठीक है, वहीं उसी की वजह से ही ये अग्रस्वर की श्रेणी में आता है। अगर हम लोग मध्य स्वर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अ जो है मध्य स्वर में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में जिनका उच्चारण जो है हमारे जीवा के पीछे वाले भाग से उच्चारण होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए पश्च स्वर कहलाता है। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ओ, सॉरी छोटा ओ और बड़ा ओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। आप हो सके तो लिखिए, एक बार अगर समझ नहीं आता है तो एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार और देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछेगा, और क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसेगा ही फंसेगा, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें जो आधार माना गया है स्वर को पढ़ने का वो है मुख्य द्वार या फिर मुख्य विवर जो है उसके खुलने के आधार पर। हमारा जो मुख है किस तरीके से खुलता है, कम खुलता है, इस आधार पर दोस्तों जो स्वरों का उच्चारण होता है उसको हम लोग इसमें वर्गीकृत करते हैं। तो इसको जो है वर्गीकृत करने का आधार जो है दोस्तों 4 आधार में इसको बांटा गया है। तो कौन कौन सा है, विवृत्त, अर्धविवृत्त या फिर अर्धसंवृत्त या फिर संवृत्त। ठीक है, इस तरीके से 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब ये सब विविध, अर्धविविध, अर्धसंवृत्त, संवृत्त, ये सब क्या चीज़ें हैं हम समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा खुल जाए उनसे, या फिर जीवा के नीचे हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, विविध कहते हैं। जिसमें मुख द्वार जो है पूरा खुलेगा और जीवा जो है नीचे हो जाएगा, मतलब आ। ठीक है, आ उच्चारण करके देखिए आप भी, आ। तो भाई आ तो बोल रहा हूँ, तो उच्चारण में क्या हो रहा है, मुख जो है पूरा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, और जीभ जो है ऊपर से घूम करके नीचे में आके बैठ जा रहा है। देखिए आ, ठीक है, आप भी उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, विविध के अंतर्गत क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा आ जो है आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध विविध की, तो जिसमें स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुले व जीवा की स्थिति जो है बीच में हो, जैसे आ। ठीक है, अब सिंपल आ बोलिए और जो बड़ा आ है उसको। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ आ बोलूँ तो आ में क्या हो जाएगा, आ। तो देखिए मुंह जो है उच्चारण हो रहा है, और जो जीभ जो है वो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। उच्चारण करके देखिए आ। ठीक है, और बोलिए बड़ा आ, बोलिए
तो क्या हो जाएगा, इसमें जो शब्द है वो नीचे की ओर जा रहा है। उसी तरीके से ए की बात करें है ना, ए तो क्या हो रहा है, ए तो ये हो जाएगा। जो साउंड है वो क्या हो रहा है, आप भी जो है करके देखिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता रहेगा, भाई आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता चल जाएगा। आप एग्जाम हॉल में भी करके देख लीजिए, उसमें क्या है, आपको ये सब जो है आपके लिए ही काम बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ओ की बात करें देखिए, तो ओ जो है मुंह हल्का सा छोटा मुंह हो जाता है, लेकिन क्या होता है, आपका मुंह तो खुल रहा है भाई, और आधा भी खुल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आधा मुख जो है खुलता है, और साथ ही साथ स्थिति जो होती है दोस्तों जीवा की बीच में हो जाती है, तो ओ जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास अ जो है क्या हो गया, आपका विवित्र हो गया। अ ए ए और जो छोटा अ है वो किस में आ गया, अर्ध विवृत्त में आ गया। अब दोस्तों अर्ध संवृत्त में क्या हो जाएगा, जिनमें स्वरों का उच्चारण मुख द्वारा जो है दोस्तों आधा बंद हो जाए एवं जिह्वा की स्थिति बीच में हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका अर्ध संवृत्त कहलाता है। जैसे ए, तो देखिए ए में क्या होता है, हल्का सा मुंह जो है पिचक जाता है। ठीक है, आप उच्चारण करके देखिए, ए मतलब होंठ जो है फैल गया, मुंह जो है हल्का सा पिचक गया, और जीभ जो है स्थिति जो है बीच में हो जाती है। आप देखिए ए, ठीक है। ओ के उच्चारण के लिए भी क्या होता है, ओ, ठीक है। तो आओ बोलोगे तो क्या होता है, पहले मुंह घूमता है, उसके बाद क्या होता है, लंबा हो जाता है। तो आओ जो श्रेणी है वो किस में आ रहा है, अर्ध विवित्त में आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से संवृत्त में क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो द्वार है लगभग बंद रहे, वह फिर क्या होता है, जीवा होष्ठ मतलब जीवा जो है ऊपर उड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपके लिए संवृत्त कहलाता है। इसमें क्या होता है, मुख द्वार जो है लगभग बंद हुए जैसे रह जाता है। जैसे ई ऊ है ना, तो ऊ देखिए, ऊ का उच्चारण करो तो मुंह भले सामने की ओर निकल गया है, लेकिन जो इसमें मुंह लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया। ठीक है, तो भाई तो ये क्या कहलाएगा, आपका समृद्ध कहलाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, पहला है इसको मुख द्वार के जो है स्ट्रक्चर एवं जीभ के संरचना के आधार पर जो ध्वनि उच्चारण होगा उसको चार भागों में बांटा गया है, विवित्त, अर्धविवित्त, संवित्त, अर्ध संवृत्त और संवृत्त। ठीक है, विवित्त में सिर्फ एक ही आएगा जिसका नाम है आ, अर्ध विवित्त में क्या आएगा, आ ए ओ, और संवृत्त अर्ध संवृत्त में क्या आएगा, ए ओ, और संवृत्त में क्या आएगा, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब होंठों की स्थिति मतलब हमारे जो होंठ है उसकी स्थिति के भी आधार पर जो है स्वरों को अलग अलग बांटा गया है। सबको याद करते जाइए, एक बार फिर से रिवाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो उसको देख करके, वीडियो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं इसको बताने वाला हूँ, तो भाई आपको नंबर पक्का करना है तो वीडियो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछने वाला है, क्योंकि इस तरीके का सेक्शन वीडियो सीरीज़ आपको शायद ही कहीं पास मिले व्यापम एग्जाम के तैयारी के लिए, पीएससी एग्जाम के तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, होठों की स्थिति के आधार पर जो है स्वरों के उच्चारण को होठों की स्थिति आधार पर दो वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अवृत्तमुखी, और दूसरा क्या है, वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी में क्या होता है, जिनमें स्वरों के उच्चारण में होष्ठ जो है वृत्तमुखी या फिर गोलाकार हो जाता है। ठीक है, वृत्त का जो आकार का हो जाता है, जैसे आ ई ए। ठीक है, और साथ ही साथ जिन स्वरों में उच्चारण में होठ जो है वृत्तमुखी और गोलाकार हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऊ ओ आओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उच्चारण होता है। तो यहाँ पास आप इसको याद रखिए जी, अवृत्तमुखी में आ ई ए हो जाएगा। ठीक है, और ऊ आओ आओ ये जो है किस में आ जाएगा, वृत्तमुखी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का जब भी प्रश्न इसमें पूछा जाएगा तो आप इसको समझ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत क्योंकि वीडियो सेशन बहुत लंबा होने वाला है। अभी तो स्वर ही चल रहा है, इसके बाद आपको व्यंजन भी पढ़ने होंगे, फिर आपको जो है स्वर और व्यंजन से मिलने वाला संयुक्त व्यंजन भी पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं वायु के नाक व मुंह से निकलने वाले आधार पर। ठीक है, मतलब जो नाक और जब हम मुंह को मिला करके जो ध्वनि निकलती है उसके आधार पर हम देखेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें दो पॉइंट्स दिया हुआ है, निर्नुनासिक या फिर जिसको मौखिक स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलता है, नास जो है आपका नाक से जो है ध्वनि मतलब स्वर नहीं निकलता। ठीक है, वहाँ से हवा जो है गैपिंग नहीं मिल पाती, इस वजह से क्या होता है, नाक से नहीं निकल पाता भाई, तो इसलिए क्या कहा जाता है, आपका निर्नुनासिक कहा जाता है। और जिसमें नाक से निकलता है उसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक में हमने क्या एक वर्ड पढ़ा था दोस्तों, आपको ऊपर में बताया था स्वर में। ठीक है, चंद्र बिंदु या अम बोला था, ठीक है, तो ये अनुनासिक के अंतर्गत आता है, जैसे आंगन
चांद और ऊंट। तो आपको ये अनुनासिक पता हो गया। और और इसके अलावा जो अम के अलावा जो बचता है दोस्तों, सभी के सभी किस में आ जाएंगे, वो हो जाएंगे निर्नानुनासिक में आ जाएगा। जैसे आ ई उ ए री ए ऐ ओ औ, और अम और आहा। आहा भी इसमें आ जाता है, चूंकि वो आहा जो है स्वर में के अंतर्गत नहीं गिना जाता, उसको इसमें क्या होता है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो मतलब निर्नुनासिक में जो है पूरी तरीके से अम को छोड़ करके सारे जो स्वर हैं उसमें नाक से जो है हवा के दौरान जो है उसमें आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए क्या कहलाता है आपका, ये निर्नुनासिक कहलाता है और ये अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों अब उसी तरीके से जो अम है वो क्या कहलाता है, एक अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पंचम वर्ण के स्थान पर जो है किया जाता है, पंचम वर्ण के आधार पर आपको किया जाएगा। ठीक है, संभव में के स्थान पर जैसे संभव, ये देख सकते हो आप। ठीक है, शब्द में उसी तरीके से विसर्ग है, डबल डॉट आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इंगित करता है दोस्तों ह के समान इसमें जो है उच्चारण होता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, दुख। ठीक है, तो हल्का सा इसमें ह की जगह जो है इसमें शब्द अपना जगह ले लेता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यंजन की। इतने देर से हमने किसके बारे में पढ़ रहा था, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ व्यंजन के स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्यंजन को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर कोई हड़बड़ पढ़ रहे हैं तो उनमें से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता, जो मन में अधूरा ही रहता है। अगर आप कमेंट करते हो शायद मैं लेट से रिप्लाई दे पाता हूँ, तो इस वजह से दोस्तों आप जो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए देखते जाइए और जो है अपनी जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते जाइए। अगर समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उसके जो है आपके क्वेश्चन का जो है सवाल का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट्स बहुत भी ज़्यादा आ जाते हैं, इस वजह से रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर बिल्कुल संकोच ना कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खाली है, तो आप दोस्तों कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है मैं सिर्फ आपके लिए प्रिपरेशन के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि गवर्नमेंट सीट आपको बहुत ही प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, तो उसमें आपका नाम आए, इसलिए जो आप प्रिपरेशन आप करते रहिए। ठीक है, और आपके जो लाइक है हमें मोटिवेशन देता है अच्छे अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जान लेते हैं व्यंजन। तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है, बिना स्वर के वो अधूरा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपके लिए, व्यंजन कहलाता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है, अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, जितने भी हमने वर्णमाला देखी है उसमें आपको इस तरीके का देखने को मिला होगा, इस तरीके का खा देखने के लिए मिला होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो वे व्यंजन हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको अ जो है उसमें स्वर जो है लुप्त हुआ है। ठीक है, छुपा हुआ है। अगर हम लोग रियल में क की बात करें तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और नीचे में जो आपको हल्का सा डॉट देखने को मिल रहा है वो आधा का को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये होती हैं व्यंजन। अब बात कर लेते हैं इसके संख्या के आधार पर, संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 33 है। दिमाग में याद रखिए, 33 मूल व्यंजनों की संख्या है, किंतु द्विगुण व्यंजन जैसे ढ अड़ा को दोनों मतलब जोड़ देने पर इसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 35 हो जाती है। ठीक है, मतलब आपको द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में कौन आता है, अड़ा और अड़ा। ठीक है, अड़ा। ठीक है, कढ़ाई वाला अड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। अन्यथा हिंदी में मूल व्यंजकों की संख्या कितनी है, 33 है। प्रश्न में पूछा जाएगा मूल व्यंजक। ठीक है, सॉरी व्यंजक नहीं, व्यंजन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वर्ड में, व्यंजक और व्यंजन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अब बात कर लेते हैं इसके भी वर्गीकरण की, कि इसका जो ध्वनि है कहाँ से निकलता है भाई, कैसे होता है,
इसका आगे इसमें मुंह कैसे बन जाता है, जीभ कैसे घूम जाता है, किसको ऊपर टनकार मार रहा है, कहाँ जीभ नीचे फट से नीचे आ रहा है। तो इनके आधार पर भी इसमें वर्ण को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। तो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इनको वर्ग में बांटा गया है। जो पहले 25 वर्ण है उसको, ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है दोस्तों अलग अलग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले तो क वर्ग है, इसलिए क वर्ग कहा गया है क्योंकि इसका जो प्रथम 5 जो अक्षर हैं, सॉरी वर्ण हैं, वो सभी के सभी जो है उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से उच्चारण होता है। लेकिन इसमें पहले वर्ण जो है इसमें क रखा गया है, इस वजह से इसके क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है। दूसरे में बात करें तो इसमें आपको च, छ, ज, झ, ञ, तो इसमें इसका उच्चारण जो है तालव्य से होता है, ठीक है। तालव्य मतलब जीभ से, ठीक है। तो इसका जो पहला शब्द जो रखा गया है वर्णमाला में वो च रखा गया है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? च वर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों जो ट वर्ग रखा गया है, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढाणा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मूर्धन्य है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जीभ घूम करके क्या होता है? आवाज़ निकलता है, टा, ठा, ड, ढाणा। और किसको पढ़ रहा है दोस्तों? ऊपर। अब मूर्धन्य में क्या होता है? जैसे हमारा ये जीभ है ना, ये जीभ है, तो जीभ जैसे ही घूमे जाए और जो हल्का सा ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारे मुंह का जो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से में जा करके जीभ जो है टकराता है ना। ये ऊपर वाला हिस्सा आपने देखे होंगे, उसको जीभ से छू करके देखे होंगे। तो जो हमारे जीभ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। आप जो उच्चारण करके देखिए, टा, ठा, डा, ढाणा, है ना, ऊपर में जाकर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। उसी तरीके से दंतव्य, दंतव्य में कौन कौन आता है? आपका त वर्ग आता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या है? त है, त, थ, द, ध, न। और दोस्तों आपको लास्ट मिलेगा आपको प वर्ग। तो इसमें प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो है दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया है व्यंजनों को? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है? का, च, ट, त और प वर्ग है, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न ये भी पूछता है कि वर्गों में 5 वर्गों में बांटने पर जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों अगर आपको और भी आगे मैं बताऊंगा तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन वर्णों का जो प्रथम वर्ण बोलूँगा मैं, ठीक है, जब भी मैं क्या बोलूँगा? वर्ण का प्रथम वर्ण, मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण बोलूँगा तो इनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क, च, ट, थ, प, ठीक है। उसी तरीके से वर्ग के दूसरे वर्णों के बारे में बात कर रहा हूँ तो दूसरे नंबर का जो वर्ण है तो ये सभी जो है दूसरे वर्ण की अंतर्गत आएगा, ठीक है। तीसरे वर्ण को बोलूँ तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा ये जो है तीसरे वर्ण में आएगा। चौथे वर्ण को बोलूँ तो ये सभी के सभी किस में आएंगे? चौथे वर्ण की श्रेणी में आएंगे। और बचेगा लास्ट में ये जो है 5वां श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि इस रीज़न क्या है कि सामने जो है उसमें जब मैं बोलूँगा क वर्ग का 5वां वर्ण, तो क वर्ग का 5वां वर्ण बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंगा है, तो अंगा जो है दोस्तों ये 5वां वर्ण है। क वर्ग का तीसरा वर्ण बोलूँगा तो दोस्तों क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। तो आपको उस समय समझ आना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास आपको पता हो गया। अब बात देख लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये आधार जो बांटा गया है तो दोस्तों इसमें जो पूरी तरीके से 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इसको होस्ट है, कौन सा? लास्ट वाला होस्ट, मतलब होट, प, फ, ब, भ, म। इसमें क्या हो रहा है? दोनों होस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं नहीं बता पाया था, सॉरी, ठीक है, 5वां। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो अंतःस्थ व्यंजन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अब अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनमें क्या होता है दोस्तों? उच्चारण जीभ, तालु, दंत और होष्ठ को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन भी इनको कहा जाता है। भले आपको ऑप्शन आंसर नहीं पता हो, लेकिन आपको अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है उनको परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो नीचे ऑप्शन देख करके दोस्तों आप जो है उच्चारण करके देख लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। जीभ, तालु, दंत और होष्ठ परस्पर आपस उन्हीं से ही उच्चारण होगा, लेकिन आपस में कभी नहीं सटेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे या हो गया, र, ल और व हो गया, या, र, ल, व। तो ये सभी जो 4 हैं वो अंतःस्थ व्यंजन हैं। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या, र, ल, व, ठीक है।
तो दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन करके उसको ऑल पर क्लिक कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि आपका जो है क्लास है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन बेल जो है ऑल पर क्लिक है कि नहीं है। तो जैसे ही ऑल पर क्लिक हो जाएगा मेरे सारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपके पास मिलते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो है हमारे लिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी मतलब क्या होता है, जिसमें घर्षण हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, घर्षण। ऊष्म मतलब जिसमें घर्षण के दौरान ही ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़न से हो तो उसे ऊष्म या फिर गर्मी पैदा करने वाला या फिर ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इसकी भी संख्या 4 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो श और आपका श और हा, तो जिनका उच्चारण देखिए अलग अलग सेक्शन से हो रहा है। आपको एक तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य और एक जो है कंठव्य से हो रहा है। इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देगा श और ज्ञ दे देगा, तो कौन सा नहीं है, ज्ञ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ऊष्मक व्यंजक ऊष्म व्यंजक है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको षटकोण का श और ज्ञानी का ज्ञ और छत्री का छत्री और त्र से त्रिशूल, तो आपको बताना होगा। तो क्या हो जाएगा, षटकोण का श इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत तरीके से घुमा सकता है कि ये पूरी तरीके से थ्योरी क्लास में आपको जो है समझ आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जब मैं MCQ तैयार करवाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, तो उसमें पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन करने के बावजूद भी अच्छे से समझ नहीं आ पाता स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन, जिसके उच्चारण में जीभ पहले जो है उठ करके मूर्धा को स्पर्श करता है। मूर्धा मतलब ऊपर को स्पर्श करेगा, ऊपर वाला हिस्सा, जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको, और साथ ही साथ उसके बाद फिर से झटके के साथ नीचे आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजक कहलाता है। तो उच्छिप्त व्यंजक दोस्तों कितना है आपका, 2 है। एक तो अणा है और जो है कढ़ैया वाला अणा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 है जो उच्छिप्त व्यंजक कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजक की। अब संयुक्त व्यंजक तो है दोस्तों आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त व्यंजक जो है किससे किससे मिल करके बना है। अब संयुक्त व्यंजक बोल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं 2 चीज़ें इसमें शामिल होंगी तभी तो संयुक्त हो रहा है। तो ऐसे व्यंजक जो 2 व्यंजकों से मिल करके निर्मित हुआ हो वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजक कहलाता है। तो संयुक्त व्यंजक की संख्या अगर पूछे तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और ऑप्शन दे करके भी पूछे दोस्तों इनमें से कौन कौन सा है, तो छत्री का छ, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञा और श्रोता वाला जो है श्रक, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो अगर इसका संरचना बोलें कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, तो छत्री का छ का जो निर्माण हुआ है, का धन जो षटकोण का सा है उससे हुआ है। त्र की बात करें दोस्तों तो जो त व्यंजन है और र व्यंजन है इससे मिल करके हुआ है। और ज्ञ की बात करें तो ज और इया जो है उससे मिल करके हुआ है। और श्र की बात करें तो दोस्तों जो स और र से मिल करके हुआ है। तो आप देख सकते हो जो इसमें प्रथम व्यंजन और यह है दूसरा व्यंजन, इन्हीं से ही मिल करके संयुक्त होकर के ये व्यंजन बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं उच्चारण की में वायु प्रक्षेप के आधार पर इनको 2 वर्णों में बांटा गया है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन कौन सी चीज़ें आती है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह में वायु का प्रक्षेपण कम हो तथा मुंह से निकालने वाली जो ध्वनि है उसका हकार रहित हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहलाता है। अब भाई किस तरीके से होगा वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी जब हम उच्चारण करके देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। इस लाइन को आपको समझ आ गया होगा। मैं ऊपर में क्या चीज़ आपको बताया था, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाता है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आपको ले जाता हूँ। आप इसको याद रखिए, प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम। तो देखिए आ गए हम लोग वर्ण में। तो देखिए पंचम, इसमें क्या क्या बताया गया था दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार फिर से। अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, प्रथम, तृतीय और पंचम। तो प्रथम, तृतीय और पंचम, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रथम, मतलब कहा जाए तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जितने भी विषम हैं उनको ही क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे हमारे ये पहला और ये तीसरा और दोस्तों ये हो जाएगा पांचवा, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, ये एक, ये ऐसा,
और ये हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विषम संख्याएं हैं इन्हीं को ही अल्प प्राण कहा जाता है। देखिए क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अणा, त, द, न, प, ब, म, तो ये क्या है, अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है, तो और बचा बीच का तो वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है क्या, नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। जो अंतःस्थ व्यंजन है वे भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। अंतःस्थ हमने ऊपर में अभी पढ़ा है तो उसके बारे में भी आपको पता होगा। अंतःस्थ व्यंजन 4 पढ़े थे, य, र, ल, व, तो ये भी क्या है, अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अनुस्वार तथा सभी स्वर जो है वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हो गया। अनुस्वार में आपका जो है दोस्तों जो अहा आ गया वो, और साथ ही साथ सभी जो स्वर वह है वो किस में आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रश्न पूछे अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो अल्प प्राण की संख्या 15। ठीक है, अब 15 किस तरीके से हुआ, तो हमने प्रत्येक वर्ग का 5-5 लिया, मतलब हमारे पास कितने वर्ग थे दोस्तों, 5 वर्ग थे। ठीक है, तो उसी तरीके से 4 वर्ग, ठीक है, यहाँ पास हमने कितने वर्ग देखे थे दोस्तों, तो क वर्ग, और ऊपर के हमने देखे थे अलग अलग वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरीके से 5 हमने देखा था। तो यहाँ पास 5 का पहला और ये तीसरा और 5वां, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इसमें दिया है 15, और 4 जो है हमारे पास जो इसमें हमने पढ़ा था अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, उसी तरीके से 1 जो है अनुस्वार हो जाएगा, और 11 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। इस तरीके से अल्प प्राण, ठीक है, हाँ, जो स्वर हैं वो। ठीक है, तो अल्प प्राण की जो कुल संख्या है, मतलब जो स्वर जो बोल रहा था वो 11। ठीक है, तो इस तरीके से अल्प प्राण की कुल संख्या बोले तो वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण की संख्या क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और चूंकि 1, 3, 5 के अंतर्गत जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था प्रथम तृतीय पंचम, तो ये आपको 1, 3, 5 वही बता रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अंतःस्थ मैंने जो बताया आपको 4 या अलावा, तो ये अंतःस्थ आ गया। अब बात कर लेते हैं महाप्राण के बारे में। भाई जिसको उच्चारण में मुंह में वायु का प्रक्षेपण अधिक तथा मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसमें हकार की उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है, आपका महाप्राण कहलाता है। इसके बाद जो बचा भाई वो सब क्या कहलाएंगे, आपके महाप्राण होंगे। तो एक चीज़ को बस याद रखिए जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, आपको जो है 31 जो है इसमें है अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें विसर्ग है, उसमें अनुस्वार था, इसमें विसर्ग इसमें शामिल हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है, श, स और हा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वर तंत्री, जो तंत्री के आधार पर जो है वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है, घोष और अघोष में। ठीक है, और तो दोस्तों थोड़ा सा ही बाकी है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपको जो है दोस्तों इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को जो है बांटा गया है किसमें, घोष में और अघोष में। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर जो तंत्री है उसमें कंपन या झनकार के साथ जो घोष उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहलाता है, घोष ध्वनि कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब जो लास्ट के हैं वो सब क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे ग, घ, अंगा, और जो दोस्तों दूसरा जो वर्ग है उसका ज, झ, या। ठीक है, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, तो ये सभी किस में आते हैं, आपके घोष वर्ण में आते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो है हिंदी वर्णमाला के जो सभी स्वर हैं उन घोष में आते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन और ह जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ह को भी ऊष्म व्यंजन श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी किस में आ जाता है, घोष में आ जाता है। और अंतःस्थ व्यंजन में आपका य, र, ल, व इसमें जो है शामिल है। ठीक है, तो ये सभी के सभी घोष में आ गए। अब बात कर लेते हैं अघोष, जो बचा वो क्या हो जाएगा, अघोष कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा, आपका अघोष कहलाएगा। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। पहला और दूसरा क्या कहलाएगा आपका अघोष कहलाएगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा अगर को मैं लूँ तो वो क्या कहलाएगा, आपका घोष की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। अगर प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल गलत नहीं करना, अगर गलत करोगे तो देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं ना इसमें
प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का भी वर्गीकरण इसमें किया गया है। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में क्या क्या रखा गया है, पहले तो इसमें समझ लेते हैं कि जो व्यंजन है, किसी व्यंजन के उच्चारण में जो यत्न किया जाता है, ठीक है, यह प्रयत्न किया जाता है, वह प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजकों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो इनके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अब संघर्षी व्यंजन में क्या आएगा आपका जो है व श और ह। इन व्यंजकों के उच्चारण में दो अंग जो है एक दूसरे से इतने निकट आ जाते हैं कि बीच में निकलने वाली वायु के लिए संघर्ष करती हुई निकलती है। जैसे क्या हो जाएगा व श ह, ठीक है, श स व ह, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो जिसमें च छ ज झ, ठीक है, आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसी से ही प्रश्न पूछता है व्यापम, ठीक है। तो नासिक व्यंजन क्या हो जाएगा अंगा या न म। तो इसमें कहीं ना कहीं नासिक नाक का प्रयोग हो रहा है, न म अंगा या, ठीक है, इसके उच्चारण में वायु नाक से निकलती हुई है। और अब बात कर लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो ल जो है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें वायु जो है जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है। ला बोल रहा हूँ तो जीभ के ऊपर से भी आ रहा है और जीभ के नीचे से भी निकल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, ला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। तो इसमें क्या होता है ड़ा और अड़ा। तो इसमें जिनके उच्चारण में जीभ जो है ऊपर उठ करके झटके के साथ नीचे आता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अड़ा, ठीक है। और बात कर लेते हैं प्रकंपित जो व्यंजक है उसको। तो सिर्फ रा जो है एक प्रकंपित व्यंजन है, रा, इसके उच्चारण में कंपन होता है, रा, ठीक है। और इस तरीके से उच्चारण नहीं करना है, रा, ठीक है, फिर भी स्टार्टिंग का जो होता है कंपन होता है, ठीक है। उच्चारण करके देखिए रा। अब बात करते हैं बालाघात, जिसमें ध्वनियों का उच्चारण का अर्थ है उच्चारण में स्पष्ट करते समय किसी भी अक्षर दिए जाने वाले विशेष बल स्वराघात या फिर बालाघात कहलाता है, ठीक है। तो बालाघात के नियम जो है दो ही प्रकार का आपको नियम इसमें संयुक्त बताया गया है। तो पहला देखते हैं संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में इससे पहले वाले जो वर्ण है उस पर बालाघात होता है। जैसे इंद्र में ई पर बालाघात हो रहा है, ठीक है, इंद्र। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो नियम है इसके लिए, जो शब्द के मध्य या अंत में जब व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तो पूर्णवर्ती वर्ण पर बल दिया जाता है, जैसे घर, पढ़ना इत्यादि, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें तीसरा जो नियम है इसमें बताया गया है वो विसर्ग वाले वर्ण पर भी बालाघात होते हैं। किस तरीके से, दुख, तो इसमें क्या हो जाएगा दू है, द्रु है, ठीक है, दू है, तो इसमें क्या हो रहा है बालाघात हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार। तो वर्ण बालाघात, शब्द बालाघात, वाक्य बालाघात। तो यहाँ से जो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछ भी सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बताइए जिससे हम इसका जल्दी से जल्दी PDF आपको प्रोवाइड करूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो वर्ण एवं ध्वनि से रिलेटेड जितने भी आपके सारे डाउट्स होंगे दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है और पूछेगा ही एक प्रश्न, क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड है, और तो यहाँ से प्रश्न तो वो पूछेगा ही, और पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा है और पूरे क्लास में मैंने एक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है जिसको मैंने नहीं बताया है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसका PDF आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और इसका जो MCQ अगर सॉल्व करना चाहते हो तो दोस्तों मेरा जो प्री DLED प्री BEd एग्ज़ाम के लिए जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है हिंदी सेक्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, उसका MCQ इसी का ही है। कितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें भी आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो पर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिए, जवाब दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बिल्कुल ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, नीचे जो है कमेंट में लिंक दिया हूँ,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है। और डीएल आपका बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नया सेक्शन के साथ, नए क्लास के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।